नमस्कार, मैं हूं अनुपम। हाथरस कांड में एसआईटी के गठन करने के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से बातचीत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित के पिता से ऑनलाइन बातचीत की। इसमें उन्होंने पीड़ितों को हर मदद का भरोसा दिलाया है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने इस मामले में पीएम मोदी से भी बातचीत की और पीएम मोदी ने कहा कि पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय मिले। वहीं इस मामले में एसआईटी की टीम भी हाथरस पहुंच गई है। इस मामले में अब सबसे बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, जहां सुप्रीम कोर्ट में पूरी घटना की सीबीआई जांच की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच के लिए याचिका दाखिल की गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने अब से थोड़ी देर पहले पीड़ित के परिवार वालों के साथ बातचीत की है, ऑनलाइन ये बातचीत की और उनको पूरी मदद का भरोसा दिया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप इस तस्वीर को देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जहां एक और याचिका दाखिल की गई है सीबीआई जांच की मांग को लेकर के, वहीं अब से थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो पीड़ित है हाथरस के, उनके परिवार वालों के साथ बातचीत की है, उनको मदद का भरोसा दिया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ऑनलाइन तरीके से यहां पर मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार से बातचीत की, उनको मदद का भरोसा दिलाया है। और यहां पर एक और बड़ी खबर आ रही है हाथरस केस में। इस वक्त की बड़ी खबर, पीड़ित परिवार के लिए मदद का ऐलान हुआ है। 25 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। हाथरस शहर में एक घर देने का भी ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर मदद का ऐलान किया है। आपको बताएं इस वक्त की ये बड़ी खबर, पीड़ित परिवार के लिए मुख्यमंत्री ने मदद का ऐलान किया है। 25 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। यहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया है। हाथरस शहर में घर देने का ऐलान किया गया है। हाथरस की निर्भया को मिलेगा इंसाफ। पीएम मोदी और सीएम योगी ने कहा, दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस की घटना की जांच के लिए एक बार और रेप करने की कोशिश की थी पहले। अच्छा, इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी लेकिन क्या हुआ? भाग आए थे। कुछ हुआ कि नहीं? अच्छा अच्छा, तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं? हाँ, अच्छा, ये दोनों मिले हुए हैं। तो उस समय तो बच गए आप। फिर उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है। अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे पर बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, मम्मी को देख के भाग गए थे। तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। अच्छा अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ। उसके बाद क्या किया? मेरी मम्मी ने मुंह में पानी डाला तो कुछ नहीं, क्या हुआ? हैवानियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रेप के 9 दिन तक पीड़िता को होश ही नहीं आया, लेकिन जब होश आया तो पीड़िता ने अपने साथ हुए दुष्कर्म का खुलासा किया। 14 तारीख को जो पीड़िता के भाई है, उन्होंने थाने में एक तहरीर दी थी और उसमें बताया था कि उसकी माँ और वो खेत पे काम कर रही थी, चारा काटने गई थी, तो किसी ने उसको मारने की नीयत से, गला दबा करके मारने की नीयत से उस पर हमला किया। और 14 तारीख को ही 307 और ऐसे स्टेट में मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसमें उन्होंने एक ही अभियुक्त बताया था और शीघ्र ही उस अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। पीड़िता की हालत गंभीर होने पर उसको अलीगढ़ रेफर किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा था, लेकिन पीड़िता बयान देने की स्थिति में नहीं थी। इस कारण से 22 तारीख को पीड़िता के बयान लिए गए और पीड़िता के बयान के आधार पर गैंग रेप की धारा उसमें 376D उसमें बढ़ाई गई। और इस बीच पुलिस ने एक एक कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, उन्हें जेल में डाल दिया गया। यही नहीं, सरकार ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी की।
SC स्टेट में 4,12,500 रुपये की धनराशि दी गई थी और आज 5,87,500 रुपये की धनराशि जिला प्रशासन द्वारा और दी जा रही है। इस प्रकार पीड़िता को जो कुल आर्थिक मदद दी जा रही है वो 10 लाख रुपए की हो गई। इसके अलावा हम इसकी शीघ्र विवेचना कर रहे हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके दोषियों को शीघ्र सजा दिलाई जाएगी। पीड़ित लड़की का 29 सितंबर की रात को पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार कर दिया गया। सवाल उठ रहे थे कि परिजनों की गैर मौजूदगी में पुलिस ने अंतिम संस्कार किया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इस दावे को खारिज किया है और दावा किया है कि लड़की के परिजनों दादा की मौजूदगी में उसका अंतिम संस्कार किया गया। इस वीडियो में आप लड़की के दादा को चिता पर लकड़ी डालते हुए देख सकते हैं। लड़की के दादा के साथ गांव के लोग भी जलती चिता पर लकड़ी डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बाबा? मेरा नाम इंदर पाल है। अच्छा है। और पिताजी का नाम क्या है? मानसी। यहीं के रहने वाले हो? जो बाबा हैं लड़की है। अच्छा, नहीं लड़की के बाबा। बाबा आप बाबा हो ना? हाँ। अच्छा ठीक। इस मामले में बवाल बढ़ने के बाद सीएम योगी ने 30 सितंबर की सुबह 10:36 पर ट्वीट कर कहा, हाथरस में बालिका के साथ घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दोषी कतई नहीं बचेंगे। प्रकरण की जांच हेतु विशेष दल का गठन किया गया है। ये दल आगामी 7 दिवस में अपनी रिपोर्ट देगा। त्वरित न्याय सुनिश्चित करने हेतु इस प्रकरण का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। यानी सरकार इस मामले को लेकर काफी गंभीर है और तमाम अफवाहों के बीच पीड़ित परिवार को इंसाफ देने की बात कह रही है। उत्तर प्रदेश में जो कल ही 2019 के भी क्राइम नक्शे पब्लिश हुए हैं और जहां तक महिला संबंधी अपराध में कन्विक्शन का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश 2018 की तरह 19 में भी नंबर 1 स्थान पर है और लगातार जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसमें जो भी अपराधी प्रकाश में आए हैं या जो जेल में गए हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए एसआईटी को 7 दिन का वक्त दिया है। सरकार इंसाफ के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष राजनीतिक करने का पर उतर आया है। एक बेटी की मौत पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कवायद शुरू हो गई है। विपक्ष के नेता धरना प्रदर्शन के साथ साथ एसआईटी गठन पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। हाथरस की रेप पीड़िता की हुई मौत ने तूल पकड़ लिया है। दिल्ली से लेकर के हाथरस तक लगातार विरोध हो रहा है। तमाम विपक्षी पार्टियां सड़क पर उतर गई हैं, तमाम संगठन भी सड़क पर उतर गए हैं। बहन को न्याय देने के बजाय कांग्रेस पार्टी जब न्याय की बात करती है तो लाठी डंडे चलाती है। ये सरकार दमन की राजनीति करती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस कहीं नहीं, उनको कहा जाएगा कि ये आपको लिखना है वही लिखें। पीड़ित बहन को तो न्याय दे नहीं पाई। माँ बाप रोते रहे, बिलखते रहे, न्याय की आस में दर दर की ठोकर खाते रहे। जब मुकदमा दर्ज करना था, कार्रवाई करना था, इलाज कराना था तो सरकार ने लापरवाही की, पूरी घटना पर पर्दा डालने का प्रयास किया। हाथरस मामले पर यूपी में राजनीति। एक ओर सरकार जल्द से जल्द दोषियों को सजा दिलाने की कोशिश में है, तो दूसरी ओर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बाकी विपक्षी दल के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ और हाथरस तक विरोध की ये तस्वीरें आ रही हैं। बीजेपी का आरोप है कि एक बेटी की मौत को मौका में बदलने की विपक्ष की ये कोशिश है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सरकार दोषियों को बचा रही है। बेटी हमारी न्याय की आस में जीवन और मौत के जंग से हार गई। कौन है इसका जिम्मेदार? सरकार मुकदर्शक क्यों बनी बैठी हुई है? क्यों नहीं कार्रवाई की? क्यों नहीं एयरलिफ्ट से ले जाकर उसके इलाज की व्यवस्था की? क्यों नहीं उन दोषियों पर कार्रवाई की? किसके सह पर उन दोषियों को बचाने का काम ये सरकार कर रही थी। सरकार ने जांच के लिए एसआईटी गठित कर दिया है।
लेकिन समाजवादी पार्टी को यूपी की पुलिस पर भरोसा नहीं है। वो दूसरे प्रदेशों की पुलिस से मामले की जांच कराना चाहती है। SIT मैं कहता हूं कि किसी दूसरे राज्य की पुलिस की बना दो। राजस्थान की नॉन बीजेपी रूल्ड जो स्टेट हैं वहाँ की पुलिस की अध्यक्षता में वहाँ के अधिकारियों की उसमें बना दी जाए SIT, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार अमीश देवगन के साथ। स्टूडियो से, सड़क से, उत्तराखंड के कोने कोने से, घर से बाहर हम निभा रहे हैं अपना फर्ज। हर खबर आप तक पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारी। घर पर रहकर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में आप दीजिए हमारा साथ। देखते रहिए अपना उत्तराखंड। परिवार सा है अपना देश, सभी हैं रिश्तेदार, कुछ पास कुछ दूर, कुछ सबसे कोसों दूर। रिवायत सी है सबकी खैरियत जानना, सबकी नजरों से ओझल हैं जो। पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी सीबीआई की विशेष अदालत पर, जहां 28 साल बाद बाबरी ध्वंस मामले में सुनाया जाना था फैसला। फैसला सुनाते हुए सीबीआई जज ने मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। अयोध्या में 28 साल पहले विवादित ढांचा ढहाए जाने के मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आखिरकार फैसला सुना दिया। कोर्ट ने इस मामले में देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी समेत 32 नेताओं को बरी कर दिया। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सीबीआई की तरफ से पेश किए गए सबूत मजबूत नहीं थे। बाबरी ध्वंस की घटना अचानक से हुई थी, ये पूर्व नियोजित नहीं थी। इस मामले में कुल 49 लोगों पर आरोप लगे थे, जिनमें से 17 की मौत हो चुकी है। इनमें फैजाबाद के सांसद लल्लू सिंह, कैसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज शामिल हैं। सुनवाई पूरी होने तक कुल मिलाकर इस मामले में सीबीआई ने अपने पक्ष में 351 गवाह और करीब 600 दस्तावेज पेश किए। फैसले के बाद लालकृष्ण आडवाणी के घर पर लड्डू बांटे गए। भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने फैसला आने के बाद वीडियो मैसेज में जय श्री राम का नारा लगाया। वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। जब ये समाचार सुना, जय श्री राम कह करके हमने इसका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह हम सभी के लिए खुशी का पल है। कोर्ट के निर्णय ने मेरी और पार्टी की राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर प्रतिबद्धता और समर्पण को सही साबित किया है। स्पेशल कोर्ट का आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। बीजेपी के दिग्गज नेता और राम मंदिर आंदोलन के बड़े चेहरों में शामिल मुरली मनोहर जोशी ने भी फैसले पर खुशी जाहिर की है। इससे हम सब प्रसन्न हैं, देश प्रसन्न है और मैं ऐसा समझता हूं कि इसके बाद ये विवाद समाप्त होना चाहिए और सारे देश को मिलकर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए तत्पर होना चाहिए। इस अवसर पर मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जय जय श्री राम और सबको सन्मति दे भगवान। इससे पहले सीबीआई जज सुरेंद्र कुमार यादव ने सभी 32 अभियुक्तों को कोर्ट में मौजूद रहना है। हालांकि लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी